हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है और IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्यों आप हमसे कनेक्ट होंगे, क्या कनेक्ट होने के बेनिफिट्स हैं? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। सम ऑफ देम आर, पहला है बाई डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट लाइव कनेक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने मन में जो भी जैसे भी डाउट हो आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करवाते हैं तो क्वेश्चंस आंसर्स के दौरान हम लोग पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग का एक फ़ायदा मिलता है कि एक तो हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया और कितने % बच्चों ने सवाल को सही किया। इसके अलावा ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल जिन्होंने सही किया है वो कितने सेकंड्स में ख़त्म किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली क्या होता है, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो और पढ़ाई के अलावा ये नहीं जज कर पाते हो कि आपका एनालिसिस परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमेशा हमें जो है रेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट या रेगुलर क्विज़ेस देने चाहिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ेंगे तो आपको ऑन द रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा और ये पता चल जाएगा कि अभी आपको कितने हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। थर्ड वन ईयर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होता है। हमारा जितना भी प्लान है वो सारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। मतलब सबसे पहले जब आप क्लास में जाओगे तो आपको DPP मिलती है, उसके बाद आप उस DPP को सॉल्व करते हो, फिर नेक्स्ट DPP मिलती है, फिर उसको सॉल्व करते हो, फिर डाउट्स होते हैं, फिर माइनर टेस्ट, देन मेजर टेस्ट। तो कंप्लीट एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है। इससे होगा ये कि हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक करने में मदद कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी रीज़न से डेली लाइव क्लास भूल जाते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका मन कर रहा है, नहीं आप n नंबर ऑफ़ फैकल्टी से पढ़ो, आप मन कर रहा है केमिस्ट्री 10 टीचर से पढ़ो, फिजिक्स 10 टीचर से पढ़ो, बायो 10 टीचर से पढ़ो, मैथ्स 20 टीचर से पढ़ो, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस होना। हर टीचर्स के आप पढ़ सकते हो। ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है माय डियर। मैं क्यों इकोनॉमिकल और क्यों अफोर्डेबल बोल रहा हूँ? देखो यार, इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अगर मैं उनकी साल भर की फ़ीस को देखूँ तो उनकी जो साल भर की फ़ीस बैठ जाती है करीबन करीबन 1.25 से 1.5 लाख बैठ जाती होगी। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली साल भर का कितना लेते हैं? सिर्फ 30K लेते हैं, 30,000। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको 10% और डिस्काउंट चाहिए तो आपको इंस्टा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप मेरा उसमें कोड यूज़ करिएगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को माइंड में सेट में रखिएगा। जब भी आप कभी भी कोई नया सब्सक्रिप्शन प्लान लें तो इस कोड को ज़रूर डालें। ऐसा करने से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27K। अब 27K में आप PCM भी पढ़ रहे हो, n नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ रहे हो। इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ठीक है। इन केस बेटा अगर आप 11th में हो और आपको 2 साल का प्लान लेना चाहिए, या आप ड्रॉप आउट कर चुके हो, ड्रॉप आउट करने के प्लान में हो, तब भी आपको 2 साल के प्लान लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ 2 साल के लिए? तो आप सिर्फ डिफरेंस देखो, अमाउंट का डिफरेंस देखो। यहाँ 27,000 है तो यहाँ पे 32,500 है, 400 है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, ओनली एंड ओनली नियरली सिर्फ 5K का है, मतलब 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 5,000 के डिफरेंस में आपको 12 मंथ की जगह अब हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है। इसके अलावा बेटा अगर आप इस अमाउंट को भी एक साथ पे नहीं कर पा रहे हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आप EMI पे भी हमको परचेज़ कर सकते हो इसको। ठीक है।
और EMI पे देखेंगे तो पर मंथ की कॉस्ट आएगी सिर्फ और सिर्फ 1350। ठीक है, वेलकम गाइज टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान कर रखी है, मैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता हूँ, उसको मैंने नाम दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इन टॉपिक्स से। ठीक है, इस टॉपिक के दौरान मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, मैं आइसोमेरिज्म की आपको थ्योरी कवर करा रहा हूँ और मैंने आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, और आइसोमेरिज्म में अब जो आप पढ़ोगे, मैंने लास्ट क्लास में मेन इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पीओएस निकालना सिखाया था। सॉरी, मैं बताता हूँ कैसे पीओएस निकालते हैं, कैसे उसको काम करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पीओएस मैंने निकालना सिखाया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे सीओएस निकालना, सेंटर ऑफ सिमेट्री को निकालना। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टेलीग्राम से लिंक से कनेक्ट हो जाइए और इसके साथ जो बेनिफिट्स हम आपको दे सकते हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सीरीज़ है, ये कह सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना सिखाई थी, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, आज जो है वो पार्ट 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री को पढ़ने के जो रीजंस हैं वो ऑप्टिकली एक्टिविटी को जानने के हैं। हमको चेक करना है कि स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा था उसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीओएस क्या होती है और सीओएस क्या होती है। तो अभी जो आप देख रहे हो उसमें पीओएस ऑब्जर्व कर रहे हो, और अब जो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज सीओएस। ठीक है, तो प्लीज़ दिल थाम के बैठ जाइए और एक कॉपी नोटबुक लेके बैठिएगा ज़रूर, सो दैट आप अपने अच्छे नोट्स बना सको उसके साथ। ठीक है, तो हेडिंग डालनी है आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज सीओएस। ठीक है, क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, कैसे इसको स्टडी की जाती है। तो पहले डेफिनेशन के पीछे पढ़ते हैं। डेफिनेशन बोलती है एक इमेजिनरी सेंटर है इसका, एक मॉलिक्यूल का, बाय पासिंग थ्रू विच द n नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। मतलब एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक मॉलिक्यूल लिया, उसका सेंटर लिया, उसके सेंटर से मैं n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, बट ईच लाइन मस्ट टच द सेम ग्रुप इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहने का क्या सेंस है, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइंस निकाली जा सकती हैं। ठीक है, अब आपको ये मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं A, B, ठीक है, A, B और C। अब आप देख सकते हो ये n नंबर ऑफ लाइंस कनेक्ट हुई हैं। अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे A मिल रहा है, उसी के उतनी ही डिस्टेंस दूरी पे मैं बैकवर्ड आ रहा हूँ तो मुझे वापस A मिल रहा है। तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होना। मतलब आप जितना दूरी आगे जाएंगे उतना ही दूरी आप पीछे आइए, और जब आगे और पीछे आएंगे तो दोनों की तरफ सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये भी A आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तब भी A आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये इसका क्या है, एकदम अपोजिट है। उसी तरह यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, बी वाले में ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ से नीचे को जा रहा हूँ बी की तरफ, इतना ही ऊपर मैं ऊपर को भी जा रहा हूँ, तो ये इसका अपोजिट है। ठीक है, क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। कल को आप ये मत बोलना कि सर ये ए का अपोजिट ये वाला बी क्यों नहीं है। तो देखो यार, ये ऊपर को जा रहा है, हमको अपोजिट जाना है। अपोजिट समझते हो ना आप, एकदम वापस बैक जाओ। ठीक है, और सेम इन्वायरमेंट मिल जाए। उसी तरह आप देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट से सी पॉइंट को देखता हूँ तो ये नीचे सी है और ये यहाँ पे सी, इसके एकदम अपोजिट है। तो आप पहले यहाँ जा रहे हो, इतना यहाँ जा रहे हो। और याद रखना, जितना कदम आप आगे बढ़ोगे उतना ही कदम सेंटर से पीछे बढ़ोगे। तभी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, बट ईच लाइन मस्ट टच करना चाहिए विद द सेम ग्रुप इन द अपोजिट डायरेक्शन इन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की इसकी डिस्टेंस 2 पिकोमीटर की है, तो यहाँ की भी 2 पिकोमीटर की है। मैंने जंक्शन लिया, तो जितना डिस्टेंस आप सेंटर से ए राइट को गए उतना ही आप लेफ्ट को भी गए। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का होना। ठीक है, यही और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये मेरा सेंटर है। इस सेंटर के अगर मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ मिथाइल मिल रहा है, और इस सेंटर के अपोजिट भी जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। यहाँ से इस सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ जा रहा हूँ तो हाइड्रोजन मिल रहा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल रहा है। तो आप देख सकते हो
सेंटर से जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना ही सेंटर से आप पीछे बढ़ रहे हो, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो हमारी क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। यही डायग्राम एकदम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक क्यूब ये है। अब आप मान लीजिए ये आपका सेंटर है, आप रियलिटी फैक्ट बताएं तो ये कुछ ऐसे है, COH एक अबव द प्लेन है और एक COH बिलो द प्लेन है, ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में, सॉरी आप इधर देखिए, ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये PH जो है ये बिलो है और ये वाला PH जो है अबव है। अब आप इसको ड्रॉ करिए गाइस, चेक करिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ से आगे निकलिए, इतनी दूरी पे एक एटम मिला, एक इतनी दूरी पे एक नेचर और मिला, तो दोनों सेम नेचर के हैं क्या? यस। यहाँ से भी देखिए आप, यहाँ से आगे गए और यहाँ से पीछे आए, उतना ही पीछे आए, वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी सेंटर होता है जहाँ से आप खड़े होते हो और उतना ही स्टेप आगे चलते हो और उतना ही स्टेप पीछे जाते हो। जब आप जितना स्टेप आगे जाते हो उतना स्टेप पीछे जाते हो और दोनों में इन्वायरमेंट एटम का, ग्रुप ऑफ एटम का सेम हो, तभी उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मानी जाती है, ठीक है। ओके, मेरी बात समझिएगा। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन केस थोड़ी देर के लिए अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो जाता तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट से नहीं मानी जाती, क्योंकि हाइड्रोजन का अलग इन्वायरमेंट है और ड्यूटेरियम का अलग इन्वायरमेंट है। ऑल्दो ये आइसोटोप्स हैं नो डाउट, लेकिन इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब हम कुछ आपको और एग्जाम्पल देते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री और हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और एग्जाम्पल्स की। दैट इज सम मोर एग्जाम्पल ऑन सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है, और इधर इसी तरह एक डायग्राम और बनाया मैंने, एकदम डायग्राम और बनाया, और मैंने आपसे पूछा क्या ये एग्जाम्पल सेंटर ऑफ सिमेट्री का है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी सी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे। मेरी लास्ट लेक्चर से एक ही बात चल रही है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए। अब देखिए ये अगर आपका ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर के एक तरफ मिथाइल ऊपर जा रहा है, एक तरफ मिथाइल नीचे जा रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, एक मिथाइल ऊपर को जा रहा है और एक मिथाइल नीचे को जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये भी ऊपर को जा रहा है और ये भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आने वाली, जबकि यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के आगे जा रहा हूँ और जब पीछे आ रहा हूँ तो ये इसका अपोजिट ये हुआ, और यहाँ पे हवा है, कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, जितना आप आगे जा रहे हो उतना पीछे आ रहे हो। यहाँ से भी देख सकते हो, जितना आप आगे जाओगे उतना पीछे आओगे। तो हर जगह से आपको क्या मिल रहा है, एक कॉमन इमेजिनरी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन्वायरमेंट मिल जाए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, COS का राइट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कट है। अब देखिए ये होती है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और साइक्लोहेक्सेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। इसको अपन लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म। अब आपसे पूछ रहेगा क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो बेटा ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप आगे बढ़े, एक मान लेते हैं कोई एटम कार्बन है, और यहीं से आप पीछे भी आए तो आपको कार्बन मिला, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व हो रही है। उस तरह जितनी दूरी पे आप यहाँ पे गए उतनी दूरी पे आप यहाँ पे भी गए, तो आप कहीं से भी देख सकते हो उसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। लेकिन अगर इसी का एक फॉर्म और भी होता है, उसको बोलते हैं बोट फॉर्म। ये कुछ ऐसा होता है बेटा, ये होता है बोट फॉर्म, ठीक है। अब आप बोट फॉर्म में देखिए, अगर मैं यहाँ से खड़ा होता हूँ तो ये इधर जा रहा हूँ, कार्बन मिल रहा है,
और इतनी दूरी पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, हवा खाली है। ठीक है, ये मत देख लीजिएगा प्लीज़, ये इसका अपोजिट है। अपोजिट ये नहीं है, ये अपोजिट है भाई, ये वाला, ये अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे कोई आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी। तो मेरी बात बस एक ही ध्यान देनी है आपने कि एक इमेजिनरी सेंटर लेना है, उसके थ्रू आगे और पीछे मूव करके चेक करना है कि कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये ठीक है, क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है? अब देखो यहाँ पे गलती क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब आपसे गलती क्या होगी, आप क्या करोगे, हाँ सर देखो मुझे दिख रही है, सर यहाँ पे अपोजिट गए, यहाँ पे अपोजिट, लेकिन आंसर है यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बोलोगे ये क्या किया आपने? तो मैंने कल बताया था कि ये एग्जाम्पल बेटा स्पायरेन का होता है। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है कि स्पायरेन पीछे वाली क्लास में देखें, मैंने पढ़ाया है। स्पायरेन कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसे आता है और एक ऐसे आता है। इमेजिन कर पाइए, करिएगा यहाँ पे आप लीजिए कार्बन, एक ऐसे करिए और एक ऐसे करिए, तो एक आपको ऑक्सीजन यहाँ दिखाई देगा और एक आपको ऑक्सीजन यहाँ दिखाई देगा ऊपर। मतलब ये कुछ ऐसे हैं भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यार ये। ठीक है, चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए अंदर कभी भी COS नहीं आएगी। ठीक है, याद रहेगी बात, क्लियर कट है। ठीक है, अभी मैं पीओस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे पीओस भी नहीं होगी, बट आपको अभी इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पीओस नहीं पढ़ा रहा हूँ, पीओस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया होता, अब आपसे पूछता कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो देखो ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, आप चेक करो, ये यहाँ पे हवा और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हवा, कुछ नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हवा, कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हवा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है। तो ओवरऑल आपको मेन सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है कि कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है और कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल कुछ ऐसे दिया होता बेटा, और अब आपसे पूछता क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो देखो अब आपको दिख जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखो ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल। ठीक है, ओके, तो ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे। आप पढ़ चुके हो मेरे से कि कुछ ऐसे हैं, एक ऐसे तो फिर तीसरा ऐसे। अब देखो ये जो असल में है ना, ये वाला ऑक्सीजन एक्चुअली इसके अपोजिट में है, इस वाले के। तो हाँ, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है। ओके, तो ये थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है, मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए तभी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री का मज़ा ले पाओगे या पूरे चैप्टर का मज़ा ले पाओगे। ठीक है, आइए बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसा, मैंने कल बताया था ब्रिज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है क्या? ठीक है, कहीं सेंटर, चलिए भाई यहाँ पे खड़े हुए तो इधर कार्बन, उतनी दूरी पे यहाँ पे हवा, कोई नहीं। ठीक है, अब आपको लग रहा है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये कुछ ऐसे है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, कल मैंने बताया हुआ है इसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व हो जाएगी। अब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व हो जाएगी, नो डाउट। ठीक है, आप काट सकते हैं इसको। ओके, क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। ये 7 की रिंग थी, अगर यही चीज़ मैं 8 के लिए बनाऊँ, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दूर दूर तक सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसको बस समझने के लिए इस टॉपिक को आपको प्रीवियस टॉपिक को ज़रूर देखना होगा, तभी आप इसको ज़्यादा फील ले पाओगे गाइज। ठीक है, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपस में इंटरलेटेड टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में एलिन्स भी बताया था,
लेकिन इस बार हम लोग एलियंस में क्या चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर एलियंस मान लीजिए इवन नंबर है तो क्या होगा, और ऑड नंबर है तो क्या होगा। देखिए ये आपकी इवन नंबर एलियंस है। ठीक है, गलती से भी यहाँ पे अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर यहाँ पे खड़े हैं तो ये और ये दो ऐसे हैं और आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, तो आप गलत देख रहे हो। क्यों गलत देख रहे हो, फिर वही बात, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं जैसे स्पाइरेल में होती हैं। एलियंस के लास्ट मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था कि आप पहले इसको ऐसे देखते हो और ये इसको ऐसे देखते हो, मतलब एक सीएल इधर है इस तरफ जा रहा है तो एक सीएल इस तरफ ऊपर को आ रहा है। कह सकते हो असल में कि एक सीएल यहाँ को जा रहा है तो एक सीएल ऊपर को आ रहा है पीछे की तरफ से, ये ऐसा है। ठीक है, एलियंस का हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था। आई होप मेरे पास स्ट्रक्चर पड़ा भी होगा। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अगर ये कुछ इस फॉर्म में है और यहाँ सीएल दे रखा है और यहाँ एच दे रखा है, तो मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम बताया था कि कैसे परपेंडिकुलर और कैसे पैरेलल होते हैं और कब होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अगर पैरेलल, ये परपेंडिकुलर तो ये पैरेलल, तो अल्टीमेटली ये प्लेन में है। अब आप यहाँ पे कहीं इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए, इस इमेजिनरी पॉइंट से ये और ये अपोजिट ले लीजिए, तो यहाँ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ जाएगी। ठीक है, मतलब आप इवन नंबर में आप सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऑड नंबर वाले में एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कर पा रहे हो। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? ऑड वाले में एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज है यार, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आपका हाइपोथेटिकल थॉट्स हैं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, तभी आपके ज़्यादा इस बात को समझ में आएगा क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का असली रोल होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन बाइफिनाइल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन बाइफिनाइल्स। तो आइए देखते हैं। ये बाइफिनाइल्स होती हैं। ठीक है, ये प्लेन में कभी भी ऐसे नहीं होती, प्लेन परपेंडिकुलर होती हैं, रोटेट करती रहती हैं। ठीक है, आपको पता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं SO3H ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका SO3H ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका H ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका H ले लेता हूँ, और मैं एक इमेजिनरी लाइन लेता हूँ, पॉइंट लेता हूँ, और आपको लगता है कि अगर सर ये देखिए कहीं आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है तो बता दो यार, मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। ये भी अगर आपको लग रहा है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्लेन में नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, इसलिए कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व नहीं होने वाली यहाँ पे भी। ठीक है, और कल डिस्कस हुआ था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें ऑब्जर्व नहीं होती है स्टेरिक फैक्टर के होने की वजह से। ठीक है, तो हमने ये जाना कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब इसका हम फ़ायदा क्या उठाने वाले हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाया, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, आज जो हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा, इन दोनों का फ़ायदा कैसे उठाएंगे हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बात रिकॉल कराते हैं आपको। मैंने लास्ट क्लास में यही डायग्राम देख के प्लेन पोलराइज लाइट बताया था, PPL बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्डिनरी लाइट को आप जब प्रिज्म से पास करते हो तो ये इसको फिल्टर कर देती है बेटा। फिल्टर करने का मतलब क्या है, ये जो लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में जा रही है वो एक डायरेक्शन में होने लगती है। इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं पोलराइज़र। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि लाइट को फिल्टर करता है। फिर ये लाइट एक सोल्यूशन के थ्रू पास होती है, इसी सोल्यूशन को अपन लोग ऑर्डिनरी सोल्यूशन बुलाते हैं, मैंने बताया था। और यहीं से लाइट या तो आइदर क्लॉकवाइज को जाती है और आइदर एंटी क्लॉकवाइज को जाती है। ठीक है, आइदर लाइट क्लॉकवाइज को जाएगी और आइदर एंटी क्लॉकवाइज को जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये था कि कैसे हम पहचानेंगे कि ऑर्डिनरी सॉल्यूशन कौन है जिनका काम ऑर्डिनरी लाइट को PPL में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस बुलाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल्स या ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस सॉरी वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ऑर्डिनरी लाइट को PPL में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सवाल अभी तक यही अटका हुआ है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि एक सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपसे कहा था कि पहले आप
पीवीएस निकालना सीख जाओ, पहले आप पीवीएस निकालना सीख जाओ, फिर आप सीवीएस निकालना सीख जाओ। अब आप इन दोनों को जान चुके हो, तो आप ये पता कर लोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज़ या ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस या ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज़ की बात करूं, देखो अगर इसके डेफिनेशन के पीछे मरते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका काम ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करना है, उसी को अपन लोग ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस बुलाते हैं। ठीक है, क्या बोला? ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना ही आपका ऐसे सॉल्यूशंस का जो काम है, जो सॉल्यूशंस यहाँ से हैं इसके अंदर, उसी सॉल्यूशंस को अपन लोग ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस बुलाते हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम में हर बार एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, आपके पास कोई लैब तो है नहीं कि आप बार बार जाओगे लैब में और ऑब्जर्वेशन करोगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो लिख लीजिए, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, बेसिक 2 कंडीशन याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहली कंडीशन है कंपाउंड के पास ना तो पीवीएस होना चाहिए और दूसरा ना तो कंपाउंड के पास सीएस होना चाहिए। क्या बोला? ना कंपाउंड के पास पीवीएस होना चाहिए, ना कंपाउंड के पास सीएस होना चाहिए। और तीसरा, अगर प्योर कायरल सेंटर है, अभी मैंने इस वर्ड को कभी यूज़ नहीं किया आपके लिए, अभी मैं यूज़ करूँगा क्या होता है, कैसे काम करते हैं। प्योर कायरल सेंटर है तो वो स्पीशीज़ आपकी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस आती हैं। इसका मतलब क्या इम्प्योर कायरल सेंटर भी होते हैं? तो आंसर हाँ होते हैं। हम बात करेंगे कहाँ होते हैं और कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर वो प्योर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की गारंटी है। अभी आइए, अभी हम डेप्थ में लेंगे, लेकिन अभी आपने ये मेन सीखा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं और सेंटर सिमेट्री कैसे देखते हैं। याद रखिएगा, दोनों नहीं होनी चाहिए, ना उसके अंदर प्लेन होनी चाहिए और ना उसके अंदर सेंटर होनी चाहिए। अगर उनमें से कुछ भी एक हो गया, आइदर प्लेन हो गया, आइदर सेंटर सिमेट्री हो गई, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस के लेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री दोनों है या नहीं है। ठीक है, डिसीजन ऐसे मत लीजिएगा क्वेश्चंस को करने के लिए, आप टाइम दीजिएगा। आपके सामने जब हम क्वेश्चंस रखेंगे, हम सीधे अब आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ओके। तो आप सिर्फ अभी फ़िलहाल 2 बातों में ध्यान दोगे, पीयूएस और सीयूएस पे। ठीक है, बाकी अब जब मैं कायरल सेंटर पढ़ाऊँगा तो मैं कायरल सेंटर पे भी दिखाऊँगा कि कैसे कायरल सेंटर पे ऑप्टिकल एक्टिव देखा जाता है। ठीक है, ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है, दिखा रखा है कि भाई अगर ऑर्डिनरी लाइट को, नॉर्मली लाइट को आप जब पास करते हो इस पोलराइज़र से, फिर उसके बाद आप इसको पास करते हो इस सॉल्यूशन से, लेकिन ये लाइन देखो यहाँ पे भी वैसी की वैसी है, ये यहाँ पे भी वैसी की वैसी है, स्ट्रेट एकदम मूव नहीं की है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिन्होंने लाइट को कोई डेविएशन नहीं दिया है, इस सॉल्यूशंस को अपन लोग ए कायरल मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशंस बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो वो सॉल्यूशंस जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं करा पाते हैं। ठीक है, वो कहीं मूवमेंट नहीं देता। लेकिन जबकि अगर आप यहाँ देख रहे हो कि ये ऑर्डिनरी सोर्स है, यहाँ पे लाइट आए, पोलराइजर ने इसको स्ट्रेट में लिया, सैंपल ने इसको क्या किया, मूव किया, तो अगर बेटा ये मान लो नॉर्मल लाइन है तो नॉर्मल से कुछ ना कुछ तो डेविएट हुआ है, इसलिए इसको हमने नाम दिया ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस वो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ऐसे सॉल्यूशन जिनका काम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराना है, मूव कराना है, डेविएट कराना है पर्टिकुलर एंगल से। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस कहलाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसको प्लस डी बुलाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसको अपन लोग माइनस एल बुलाते हैं। बताया था मैंने आपको ये बात। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल्स लिखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं इसको शॉर्टकट में ऑप्टिकली एक्टिव को ओ ए लिख रहा हूँ एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव को आई ओ ए लिख रहा हूँ।
ठीक है, कहीं पे भी मैं क्वेश्चन के दौरान OA लिख जाऊं तो समझ जाइएगा कि बंदे ने ऑप्टिकली एक्टिव समझाने की चाहत रखी है, और यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव को समझा रहा है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने Cl ले लिया। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस सॉल्यूशन के अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इसकी POS चेक करोगे, इसके अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ या नहीं। तो देखो मैंने कल बताया था, अब बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, यहाँ से उठा के इसको काट दोगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इवन इसके अलावा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रही होगी, देख सकते हो, ये Cl इस तरफ और ये Cl इसके इस तरफ। ठीक है, तो इवन POS भी है और COS भी है, तो दोनों मिला के इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे दे दिया और मैंने आपसे पूछा ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो फिर वही काम, आप सबसे पहले क्या देखोगे, इसका POS देखोगे। तो POS तो देखो साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इवन आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको काट सकते हो। ठीक है, ओके, जबकि COS जो है इसमें नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, अगर एक भी चीज़ हो गई, एक भी चीज़ हो गया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैंने सवाल को ऐसे बनाया, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। ठीक है, ट्राई करिए, बुद्धि लगानी है आपने। ये स्पायरिन का एग्जांपल दिया है, तो आप बस ये सोचो कि इसके अंदर POS है कि नहीं है। तो हाँ यार, POS तो देखो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे है। ठीक है, मैं यहाँ से काटूंगा तो मुझे POS तो मिल जाएगी, और यहाँ पे COS नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक तो मिल गया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ओके, लेकिन अगर ये सवाल कुछ ऐसे आ जाए, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, ये हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ पे आपको POS देखनी है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको POS नज़र नहीं आएगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको देख के POS मत बोलना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जनता बर्बाद ऐसे ही होती है। ठीक है, फिर से वही बात बेटा, ये कुछ ऐसे है, एक नाइट्रोजन इस तरफ है तो एक नाइट्रोजन इस तरफ है, दूर दूर तक कोई POS नहीं है, इवन CS भी दूर दूर तक नहीं है। तो हाँ, ये सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। उस तरह और देखिए एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। थैंक्स गॉड। POS, आपको POS नज़र आ रही है। देखो, देखने का नज़रिया है, मैं तो तुरंत खटाक देखता हूँ, एक ऑक्सीजन मेरे इस तरफ है, एक ऑक्सीजन मेरे इस तरफ है। यहाँ काटूंगा, इस ऑक्सीजन की इमेज ऑक्सीजन नहीं है, और मैं ऐसे काटूंगा, इस ऑक्सीजन की इमेज ऑक्सीजन नहीं है। तो कहीं से भी मुझे POS नज़र नहीं आ रही है। आपको नज़र आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हाँ मुझे नज़र आ रही थी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जबकि COS भी दूर दूर तक नहीं है, तो हाँ यार, ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर कट हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके बारे में क्या ख्याल है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है इन द फॉर्म ऑफ चेयर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या इसके अंदर POS तो है, हाँ POS भी है, इवन पता है आपको COS भी है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑप्टिकली एक्टिव और देख रहे हो नहीं देख रहे हो। आओ, ये एक बहुत क्वेश्चन अच्छा है,
ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है यार। ठीक है, एक इसने OH यहाँ से निकाला है, एक OH यहाँ से निकाला है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एग्जाम्पल ऑप्टिकली एक्टिव में रखा जाए या ऑप्टिकली इनएक्टिव में रखा जाए। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो देखो POS दिख रही है, बट मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर POS नहीं है। ना होने का कारण है कि एक्चुअली ये कुछ प्लेन के ऐसे होते हैं, जैसे ये होता है ना, तो ये थोड़ा सा बाहर होते हैं, रिपल्जन की वजह से ये ऐसे होते हैं। मैं हाथ देख पा रहे हो मेरा, तो ये ऐसे हैं प्लेन के, एक इस तरफ को जा रहा है तो एक इस तरफ को जा रहा है। ये ऐसे नहीं है प्लेन में जैसे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप इसको 2D में देख रहे हो और यहाँ पे इंटरनल रिपल्जन की वजह से ये थोड़े से प्लेन से बाहर रहते हैं, इसलिए प्लेनोसिमेट्री नहीं होती है। ना ही प्लेनोसिमेट्री है, सेंटरोसिमेट्री की तो यहाँ बात भी नहीं करोगे। तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ओके। उसी तर्ज पर बेटा अगर मैं इसको एग्जाम्पल को लेता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिएगा हेक्सेन ही है यार। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से काट दूँ और मैं यहाँ से POS निकाल लूँ तो आप गलत सॉरी अगर आप POS सोच रहे हो यहाँ से निकाल दूँ तो फिर अगेन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, ये इस तरफ हैं। ये जो कह सकते हो, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये जो आपकी बेंजीन रिंग देख रहे हो और इधर वाली जो बेंजीन रिंग देख रहे हो, ये प्लेन में नहीं है। ये एक इस तरफ को आ रही है तो एक इस तरफ को जा रही है, तो POS और COS दोनों नहीं होंगे, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि कौन सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, आइए यही चीज़ अगर मैं एलीन्स में देखता हूँ, अब तो मैं देखो मिक्स एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको चेक करना है क्या इसके अंदर POS है। तो देखो, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, डबल बॉन्ड में तो मैंने आपको बताया था कि इवन वाले कभी भी प्लेन के पैरेलल नहीं होते, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि ऑड वाले प्लेन के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था यार। अब मैं दोबारा टूल्स के हेल्प डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना आ चुका होगा, आदत हो जानी चाहिए। देखो, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो उसमें ना तो कहीं POS नज़र आ रही है और ना ही कहीं इसके अंदर COS नज़र आ रही है। तो अगर नो POS नो CS तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन की कैटेगरी में ये बन दिया जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और थे बट मैं आपको दे देता हूँ पहले। और इधर देखिए, लेकिन मान लीजिए अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, यहाँ सवाल उसने कुछ ऐसा दे दिया और आपसे बोलेगा कि बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मैंने आपको ये तो सिखाया है कि स्लाइस कट नाम की चीज़ होती है, स्लाइस कट लाते हैं। ठीक है, देख सकते ये मक्खन जैसे होता है, जैसे ब्रेड में मक्खन जैसे लगाते हैं तो स्लाइस काटते हैं ना, तो ये वही है स्लाइस कट। तो आपको मैं बता दूं, ये मैं बताया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन मैंने पीछे लिया था फर्स्ट वीडियो में, कि मान लो ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, तो ये पैरेलल। अल्टीमेटली यहाँ से अगर आपको कहीं कटिंग देखनी हो तो कटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये चूँकि एक स्लाइस फॉर्म में है, एक प्लेन में है, इसलिए मैं स्लाइस कट कर सकता हूँ। और मैंने आपसे कहा है हमेशा जब भी स्लाइस कट किया करो तो जहाँ पे कट करते हो वहीं पे मिरर लगाओ और सभी को एक स्फेयर मान लो। तो बॉल का आधा हिस्सा ऊपर, बॉल का आधा हिस्सा नीचे, चेक करके आपको स्लाइस कट तो मिलेगी, मतलब POS तो आपको मिलने वाला है। और POS मिलने वाला है लेकिन COS आपको नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं एक स्टेटमेंट कमेंट करके लिख सकता हूँ कि एलीन्स के ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। क्या बोला? एलीन्स के ऑड नंबर वाले कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी न किसी रीज़न से प्लेन में आ जाएंगे
और जब वो प्लेन में रहेंगे तो और कोई कट मिले ना मिले, स्लाइस कट तो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब लिख सकते हो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड in allenes always be optically inactive, या यूँ कहूँ उनका कोई भी एग्जाम्पल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अब देखो एग्जाम है, एग्जाम में आपके सामने सटासट क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग रखते हो, आपके कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो जैसे अब आपके सामने सवाल आया, आपके सामने मैंने एक सवाल दिया, ऐसे इतना बड़ा सवाल दे दिया, अब इतना बड़ा तो आईआईटी नहीं देगा, मुझे भी नहीं पता ये मैंने क्या दिया है कि यहाँ पे रखा एफ, यहाँ रखा सीएल, यहाँ रखा बीआर और यहाँ रखा आई। मुझे उससे पूछा बस इतना बता ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कुछ नहीं करो, चेक करो कि कितने डबल बॉन्ड बंदे ने दे रखे हैं। तो मैं भी गिन लेता हूँ, ये 1 नंबर, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, मतलब ये प्लेन में नहीं है, इवन नंबर डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पीओएस नज़र नहीं आएगी और इसके अंदर सीओएस भी नज़र आपको नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखो कितना सेकंड लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आपको बस देखना है कि इवन नंबर डबल बॉन्ड है या ऑड नंबर डबल बॉन्ड है। अगर यही चीज़ थोड़े 9 की होती, मान लेते हैं, तो आप कुछ नहीं सोचते, खटक से ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाते, आगे निकल जाते। ये क्वेश्चंस को स्पीड अप देने का तरीका है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे स्टाइल में, कितनी ईजिली ख़त्म कर दे रहे हो। ठीक है, जितना भी मैंने सीओएस पढ़ा रहा है, जितना भी मैंने पीओएस पढ़ा है, उनको और कुछ नहीं करना है, उन क्वेश्चन को मर्ज कर लो। अब दोनों देखो कि सीओएस है या नहीं, पीओएस है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं बार बार वही एग्जाम्पल रिपीट करूं, ऐसे जैसे SO3H यहाँ लगा दिया, SO3H यहाँ लगा दिया। अब मैंने आपको जब पीओएस पढ़ाया था, उसकी वीडियो पढ़ाया था, इसके अंदर कभी भी पीओएस नहीं होगा। ठीक है, बल्कि क्राउडिंग की वजह से, और सीओएस भी नहीं है इसके अंदर, तो ओवर ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव स्पीशीज में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपको बस यही चीज़ देखनी है यार, बार बार सब क्वेश्चन में मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, पीओएस निकाल रहा हूँ, सीओएस निकाल रहा हूँ। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें आप और कुछ नहीं देख रहे हो, पीओएस और सीओएस चेक कर रहे हो। मैं एग्जाम्पल्स तो इतने ले लूँगा कि आप थक जाओगे, कहाँ तक मैं एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, तो मैं कुछ बस अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो आप फंसाते होंगे। यहाँ सर ये एग्जाम्पल लायक हैं ऐसे। ऑल दो पूरा खेल इमेजिनेशन का है गाइस। आई एम सॉरी। अब एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब आपको कहीं से पीओएस नज़र आ रही है तो बताओ, सीओएस नज़र आ रही है तो बताओ। ठीक है, देखो सीओएस तो नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन पीओएस नज़र आनी चाहिए। ये मैं यहाँ से कटिंग कर सकता हूँ यार इसकी, जहाँ काटूंगा उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैंने हमेशा सिखाया है, जहाँ काटो उस पर ध्यान मत दो, ध्यान वहीं पे मिरर लगाओ। अब देखो सीएल की मेरे में सिविल आएगी, कहाँ आंसर आएगी सर। ठीक है, तो ये जो है आपकी सीओएस आ जाएगी और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर कट है। ये तो बस बाकी क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस है, आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। इट मीन्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर X। क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ नहीं एग्जाम में, आपको बस देखना है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस और नो में कमेंट करिएगा, एग्जाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा X वाला यस और नो। ठीक है, यस लिखेंगे समझ जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और नो लिखेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में समझ जाऊंगा। आपको इतना कमेंट करना है। ठीक है, इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरी PYQ सीरीज़ को अटेंड करिए।
मेरी रोज़ रात के 9 बजे PYQ सीरीज चलती है गाइस, ठीक है। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, मेरा नाम सर्च करिए, मेरे नाम से जाएंगे तो आपको वहाँ पे PYQ सीरीज़ मिलेगी। इवन मैंने आइसोमेरिज्म के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं PYQ सीरीज़ के, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस सीरीज़ को देखिए, सीरीज़ को एंजॉय करिए। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर टेस्ट भी जरूर दीजिए कि कैसा चल रहा है, ठीक है। अब पीछे कुछ क्वेश्चंस थे आई, इस क्वेश्चन के करते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी एटम्स विल बी बाइसेक्ट ड्यूरिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। हिंदी भाषा में कितने एटम्स की बैंड बच जाएगी जब आप इसको कटिंग करोगे, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है, कमेंट करना है दिमाग लगा के। तो देखो मैं हिंट दे देता हूँ भाई, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, आप यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हो, इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से काटो, ठीक है। काटोगे तो कितने ऐसे एटम्स हैं जो इसकी लाइन में आते हुए कटते चले जाएंगे। देखो मेरे हिसाब से 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ओके, तो ये बस तरीका था देखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो। तो आओ, क्या पहले ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आंसर इज नहीं। देखो अगर आप यहाँ से काटते हो तो इसकी मिरर इमेज बच जाती है, तो उसके अंदर पीवस तो नहीं है। इधर चेक करते हैं, ये देखते हैं, यहाँ से काटते हैं तो पीवस तो नज़र आ रही है, नो डाउट पीवस तो है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी ऊपर ऊपर में, ओके, लेकिन सीवस नहीं होगी, ठीक है। इधर की बात करें, इधर की बात करें तो यहाँ से अगर आप काटते हो तो देखो अगेन पीवस तो है, लेकिन देखो सीवस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिथाइल और मिथाइल एक ही प्लेन में आ गए हैं, मतलब अपोजिट नहीं है, तो सीवस नहीं है। लेकिन डी एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें आप देख पा रहे हो कि बेटा पीवस भी नज़र आ रही होगी। इसको मैं यहाँ कहूँ तो बना लूँ, अब तो तुम लोग आदत होगी, बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा होगा एकदम, ठीक है। अब देख सकते हो सीवस भी नज़र आ रहा है, अपोजिट है, और पीवस तो है ही है, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे पीवस भी नज़र आ रहा है और जहाँ पे आपको सीवस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने 2 तरीके सीखे, पीवस से देखा और सीवस से देखा, कैसे अपन लोग ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशंस को देखते हैं, ओके। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चंस करते रहिए करते रहिए। अभी अपन लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं थर्ड फैक्टर से देखना चाहता हूँ कि क्या कायरल सेंटर से ऑप्टिकली एक्टिव देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और प्योर कायरल सेंटर और इम्प्योर कायरल सेंटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले तो ये हेडिंग डाल दीजिए कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, आइए, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो एक एटम की जितनी भी वैलेंसी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से सेटिस्फाई हो जाती हैं और वो स्पीशीज़ जिससे वो सेटिस्फाई हो रही है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वो सेंटर कायरल सेंटर है। फिर से जिस एटम को आपको कायरल सेंटर चेक करना है, आप ये देखो कि उस एटम मान लेते हैं एटम ए है, उसकी जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। एटम, ग्रुप ऑफ एटम, इवन डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम इन्वायरमेंट हो, डिफरेंट ग्रुप हो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंट हो, ठीक है, ये कुछ भी हो जाए तो वो सेंटर, और नेचर में क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। वो सेंटर हमारा कायरल सेंटर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। आइए कायरल कार्बन देखते हैं। तो ये उठाया, यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ लगा दिया आयोडीन। अब मैंने आपसे पूछा कि ये सेंटर कायरल सेंटर है या नहीं, तो आप देखो पहले तो इसको चेक करो, ठीक है। चारों एटम का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है,
अलग अलग एटम्स हैं और इसकी नेचर में हाइब्रिडेशन sp3 है। तो हाँ, ये सेंटर मेरा कायरल सेंटर में आ गया। ठीक है, इवन अगर कोई ऐसे दे देता है ना, हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम, ये ट्यूटोरियम और ये फ्लोरीन, ठीक है, तो भी ये एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। आपको लग रहा होगा है तो हाइड्रोजन के, लेकिन है तो ये आइसोटोप्स ना। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो बेटा हाँ, ये भी सेंटर कायरल सेंटर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे कायरल सेट कार्बन होता है, उसी तरह कायरल नाइट्रोजन भी होता है। कायरल नाइट्रोजन में कुछ नहीं है, ये नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे एक R1 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे एक R2 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे R3 ले लिया और एक ये लोन पेयर ले लिया। अब देखिए इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में चारों अलग हो गए, और क्या ये sp3 है? तो हाँ भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, सम हो गया 4 का मतलब हो गया नाइट्रोजन का sp3। ठीक है, इसको बोलते हैं कायरल नाइट्रोजन। क्या कायरल सल्फर भी होता है? तो हाँ, शायद कायरल सल्फर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, ऐसे ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है यार, आपकी मर्जी के ऊपर है। ओके, आप एक डबल बॉन्ड भी ले सकते हो उसके साथ, R2 वाले के साथ। तो मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है, 1 2 3 4 सिग्मा है। ठीक है, तो ये आपका चारों इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो ये हमारा कायरल सल्फर कहला देगा। उस तरह कायरल फास्फोरस भी होता है, तो देखो हाँ, कुछ ऐसे, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा। फास्फोरस में कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा हो गए, सारे sp3 है, sp3 हो गए, चारों इन्वायरमेंट अलग हो गया। तो प्लीज़ सिर्फ माइंड में ये मत सेट करो कि कायरल कार्बन होता है, इसके अलावा भी कायरल्स होते हैं और उनकी भी स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए और चेक करते हैं कि और कायरल कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे OH लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl लगा दे रहा हूँ, यहाँ Br लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे F लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे I लगा दे रहा हूँ, कुछ भी कहीं पे भी कुछ लगा देता हूँ मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लिया और उसने मुझसे बोला कि बता इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी ट्राइजेनिक सेंटर होते हैं, ट्राइजेनिक बोला जाता है इसको, इसके अराउंड ये ऐसा पैटर्न नजर आए, 3 मेंबर हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, 3 मेंबर को ट्राइजेनिक सेंटर। और ट्राइजेनिक सेंटर अपने आप में कायरल सेंटर आता है। अब शुरुआत करते हैं, पहले ट्राइजेनिक सेंटर देखो, एक ये पकड़ो ट्राइजेनिक, एक ये पकड़ो ट्राइजेनिक, एक ये पकड़ो ट्राइजेनिक, यहाँ से भी ट्राइजेनिक है, यहाँ से भी ट्राइजेनिक है, यहाँ से भी ट्राइजेनिक है, इवन ये भी ट्राइजेनिक है। देख सकते हो कितने कायरल सेंटर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर वाले एक साथ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर कोई भूल गया हूँ तो, इसमें कोई अगर एक दो भूलूंगा नहीं वैसे। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, यहाँ शायद ये सेंटर, ट्राइजेनिक सेंटर, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, तो ये देख सकते हो इतने सारे सेंटर हमारे जो पर्पल कलर में मैंने बना रखे हैं, ये सारे आपके ट्राइजेनिक सेंटर में आएगा, या यूँ कहूँ ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? कायरल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो पीछे शायद एक क्वेश्चन भी आया था, एक सेकंड होल्ड की करिएगा। हाँ, इसमें कोई स्ट्रक्चर दे रखा है और उसमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर डज इट कंटेन। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे या यहीं करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा। मैं हिंट वही एकदम छोड़ के जा रहा हूँ, हिंट दे के जा रहा हूँ। जैसे ये सेंटर कायरल सेंटर दिख रहा है, 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 ये भी कायरल सेंटर दिख रहा है, ये भी कायरल सेंटर दिख रहा है,
ये भी कायल सेंटर दिख रहा है, तो आइए, और ये भी दिख रहा है कायल सेंटर। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, बाकी मैंने इसको क्यों नहीं लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, इन्वायरमेंट क्या हो रहे हैं, इनके सेम आ रहे हैं। तो चारों इन्वायरमेंट डिफरेंट होने चाहिए, हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये sp2 की कैटेगरी में आ जाएगा। जरा इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी sp2 में आएगा, ये भी sp2 में आएगा, ये भी sp2 में आएगा। तो इन सेंटर को आप कायल सेंटर नहीं बोलोगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है? ओके। अब देखो, जैसे मान लो ये आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये सेंटर कायल सेंटर है या नहीं। यहाँ ऐसे कर देगा, यहाँ पे कितने कायल सेंटर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो उसका एक बहुत सिंपल ट्रिक होता है कि जिसका भी चेक करना है कायल सेंटर, वहाँ पे खड़े हो जाओ और उस जगह से अपने 2 बंदे छोड़ दो। मतलब एक बंदे को अपने लेफ्ट में छोड़ो, एक बंदे को अपने राइट में छोड़ो, और दोनों के हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा दो। मैं देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वॉकी टॉकी पकड़ाओ और उनसे पूछो कि जब वो अपना स्टेप चेंज करें तो उनके आगे पीछे इन्वायरमेंट सेम है या अलग है। जैसे मान लो एक बंदा है इस सेंटर है, मैं एक बंदे को यहाँ भेज रहा हूँ और एक बंदे को यहाँ भेज रहा हूँ। जैसे ही दोनों बंदे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा सेम सेम या अलग अलग। देखो ट्रिक है, ये होता है सेम सेम। सेम सेम कैसे बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सब सेम सेम है। फिर ये दोनों बंदे आगे पहुँचे, यहाँ सेम सेम अलग अलग, आंसर इज सेम सेम। यहाँ पे फिर पहुँच गए, ये देखो यहाँ पे मीट कर गए। अगर वो मीट कर जाते हैं तो जिस सेंटर के रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो वो सेंटर कायल सेंटर नहीं माना जाएगा। क्या बोला, जिस सेंटर के अगर वो मीट कर जा रहे हैं तो वो कायल सेंटर नहीं माना जाएगा। तो ये कोई कायल सेंटर नहीं है, ठीक है। ओके, अब आप ऐसे पढ़ सकते हो, ये अलग सर, ये अलग, ये अलग, हाइड्रोजन अलग, तो कायल सेंटर बना लिया। उसको चेक कराओ कि वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मीट कर जाएगा आगे जाके वो, ठीक है। क्लियर कट है। सारे इन्वायरमेंट जो है वो चेक करने चाहिए आपको, सारे इन्वायरमेंट देखने आने चाहिए, तभी आप कायल सेंटर की स्टडी कर पाओगे, ठीक है। इधर देखो, जैसे अब देखो, अब से पूछेगा कितने कायल सेंटर हैं, तो ये उठाया यहाँ से, एक अलग इन्वायरमेंट, ये अलग इन्वायरमेंट, ये अलग इन्वायरमेंट, ये, तो हाँ एक सेंटर ही है, इधर एक सेंटर है। ये वाला बताओ, बीच वाला जो बी आर लगा है, क्या ये कायल सेंटर में आएगा? देखो इधर देखो, एक ठीक है हाइड्रोजन, एक अलग है, लेकिन ये दोनों सेम इन्वायरमेंट। तो ये देखो सेम सेम, ये सेम सेम, आगे बढ़ो, सेम 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 सेम, मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए, हाँ या नहीं? तो बात मेरी समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे भी हम पहचान रहे हैं कायल सेंटर है या कायल सेंटर नहीं है। ओके, तो आपको बस और कुछ नहीं है, इन सब का इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट की हेल्प से आप कायल सेंटर का पता लगाते हो, और कायल सेंटर अगर पता लग जाएगा तो आगे चल के आप आर एस फलाना ढिमकाना बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे, उस भी आप देखते हो, ठीक है। ओके, अब जैसे एक आता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी कायल सेंटर। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, और आपसे पूछ रहा है कि इमेजिनरी कायल सेंटर है, बताओ कितने कायल सेंटर हैं। तो आप क्या करोगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे। तो एक पॉसिबिलिटी आपने ये बनाई, ठीक है, मान लो इसके बारे में बात कर रहा है, इसको हम लोग सीडो बुलाते हैं, सीडो या इमेजिनरी, झूठा, नकली। तो देखो इसका तरीका है, तरीका यह है कि आप इसका तीनों का एक ही प्लेन में ले लो। एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसके विपरीत बन जाएगी, अपोजिट वो बना नहीं रहा। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 को डार्क में कर दूं और 1 को डैश में रखूं। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं दोनों को डार्क, इधर वाले को डार्क में रख दूं और इस वाले को डैश में रखूं। अब आपको चेक करना है कि कायल सेंटर कितने हैं कितने नहीं हैं।
नंबर कायरल सेंटर बताने हैं। इधर आओ, एक कायरल यहाँ दिख रहा है, एक कायरल यहाँ दिख रहा है, क्या ये कायरल है? चेक कर लो भाई, ये हाइड्रोजन ये अलग, ठीक है। बंदा आगे बढ़ा, सेम 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 मीट कर गए, तो कोई कायरल नहीं आया। मतलब यहाँ पे दो कायरल आ गए अल्टीमेटली, ये दो कायरल आए। इसके रिस्पेक्ट में जिसमें आप चेक कर रहे थे वो कायरल सेंटर नहीं माना गया। यहाँ चेक करो, यहाँ आए तो ये अलग, हाँ भाई ये इन्वायरमेंट अलग, डिफरेंट डिफरेंट, तो एक सेंटर ये कायल सेंटर। इधर चेक करो, इस पर ध्यान देना, इधर आते इधर ध्यान देना, यहाँ पे खड़े हुए Cl, यहाँ पे खड़े हुए H, ये अलग और ये अलग। अब बोलोगे अलग अलग कैसे? तो इन्वायरमेंट अलग अलग है, एक Cl अबव द प्लेन है तो एक Cl बिलो द प्लेन है, ठीक है। एक Cl अबव द प्लेन है, एक Cl बिलो द प्लेन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सेंटर भी कायल सेंटर हो जाएगा। इवन अब तो ये तो है ही है, ये तो है ही है। तो कितने कायल सेंटर हैं? आंसर है सर 3 कायल सेंटर हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ये कायल सेंटर ठीक है, ये कायल सेंटर ठीक है, नो डाउट। चेक करना है सिर्फ इस वाले को, Cl अलग है कार्बन से, H अलग है, कोई बात नहीं। यहाँ गए सेम सेम, आगे बढ़े सेम सेम और सेम सेम बाद मीट कर गए, तो ये सेंटर कायल सेंटर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे कितने कायल सेंटर हैं? 2 कायल सेंटर हैं। ओके, क्लियर कट? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, इसको बोलते हैं कायल सेंटर का होना और कायल सेंटर का ना होना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, आपको बस और कुछ नहीं देखना है कायल सेंटर है या नहीं। यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया, ठीक है। और आपसे मैंने पूछा, यहाँ मैंने लेट सपोज करो I लगा दिया, यहाँ लेट सपोज करो मैंने फ्लोरीन लगा दिया, और मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने कायल सेंटर हैं। तो देखो, एक कायल सेंटर ये नज़र आएगा, एक कायल सेंटर ये नज़र आएगा, एक ये नज़र आएगा, एक ये नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 कर दिया, तो ये कायल सेंटर है क्या? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये sp2 वाला है, अभी भी 4 ही कायल सेंटर हैं, ठीक है। तो कायल सेंटर आपको देखने आना चाहिए, कितने कायल सेंटर हैं, कितने कायल सेंटर नहीं है। जनरली ये पूछता बहुत कम है, लेकिन ट्राइजेनिक सेंटर अगर आपसे मेन पूछेगा तो वही आपके कायल सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो अब बताना, अब बताना ये कायल सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो आपको लगेगा सेम इन्वायरमेंट है, लेकिन आपने क्या कहा था? अभी मैंने क्या बताया आपको, एक टर्म पढ़ाया था स्यूडो कायल सेंटर या इमेजिनरी कायल सेंटर। ये कायल सेंटर बनाया जा सकता है, अगर आपको नॉलेज हो तो। एक H ले लिया, एक OH ले लिया, मान लेते हैं इसका इस फॉर्म को मैं Z बना लूँगा और इसके इस फॉर्म को E बना लूँगा, इन्वायरमेंट अलग हो गए, तो हाँ ये कायल सेंटर है। अगर आपने दोनों को ZZ बना लिया तो नहीं होगा, दोनों को E बना लिया तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक E हो जाए और एक Z हो जाए तो इन्वायरमेंट अलग हो गए बेटा, तो कायल सेंटर बन सकता है, ठीक है। ओके, और E और Z मैं पढ़ा चुका हूँ, कैसे E बनाते हैं और कैसे Z बनाते हैं। सेम साइड होता है लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी तो सिस या E, अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस तो E, और सेम साइड होंगे तो सिस, ठीक है, Z। अल्टीमेटली ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए ये आपको नॉलेज होनी चाहिए E and Z क्या होता है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि आपको कि एग्जाम्पल्स का तो कोई अंत ही नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग की तरफ। अब ये क्या नया बवाल है? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं नाइट्रोजन जैसे ग्रुप की बात करता हूँ तो इनके पास लोन पेयर होता है और यहाँ पे बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हैं। चूँकि ये जो मिथाइल ग्रुप हैं ये आपस में रिपल्जन करते हैं और इस वजह से ये अपने आप को फ्लिप करता रहता है। जैसे तितली नहीं होती, अपने पर नीचे ऊपर करती रहती है, इसको बोलते हैं फ्लिप कर रहा है। या अम्ब्रेला क्यों नाम दिया? तो जैसे तूफान में जो छाता होता है वो पहले नॉर्मल कंडीशन में अगर नीचे है तो तूफान में वो छाता उल्टा हो जाता है, पूरा पलट जाता है, पर ऐसे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लिप कर गया, तो इसका नाम देते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग। अब ये कुछ आपको ऐसी फीलिंग देगा
ये R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। यहाँ पे आपका ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये एक दूसरे को फ्लिप करके अपनी पोजीशन को बदल लें, ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके पास कायरल सेंटर तो है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो इसकी 50% चांसेस डी की है और 50% चांसेस एल की है। और याद रखना, अगर कोई बॉडी आप 50% क्लॉकवाइज को घुमा रहे हो और 50% एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 आ रहा है। इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाता है। भाई मैंने कहा कि कोई चीज़ क्लॉकवाइज गई 50%, कोई चीज़ 50% एंटी क्लॉकवाइज गई, नेट ऑप्टिकल एंगल कितना आया, तो बोलोगे सर 0 आया। तो ऐसे सिस्टम जिसमें रोटेशंस होते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है, इस फ्लिपिंग को अपन लोग बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, आई होप, ओके। तो ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अम्ब्रेला फ्लिपिंग कैसे काम करती है, और जहाँ जहाँ अम्ब्रेला फ्लिपिंग होगी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। एक अम्ब्रेला फ्लिपिंग आपको यहाँ नज़र आएगी और एक अम्ब्रेला फ्लिपिंग आपको यहाँ नज़र आएंगी। कार्बन के नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ये अम्ब्रेला फ्लिपिंग है। 50% चांसेस के डी की है, 50% चांसेस एल की है। अगर कहीं मिक्सचर 50-50 मिक्सचर हो जाता है ऑफ डी एंड एल, जिसको अपन लोग रेसमिक मिक्सचर बुलाते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे डेप्थ में। बस अभी याद रखो कि ये नेचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो प्लीज़ कायरल सेंटर देख के आप ऑप्टिकली एक्टिविटी का पता नहीं लगाते हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनके पास कायरल सेंटर हो सकता है, लेकिन जिनके पास कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ तक जो था ये सब प्योर थे, ये सारे प्योर कायरल सेंटर वाले थे, तो ठीक है। लेकिन ये स्यूडो कायरल सेंटर है, ठीक है। ये आपका अम्ब्रेला फ्लिपिंग वजह से मूव होता रह रहा है, और मूव होने की वजह से इसकी फ्लिपिंग ठीक नहीं है, तो ये प्योर कायरल सेंटर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है। ऑल्दो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, नो डाउट, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, आपको sp3 नज़र आएगी। लेकिन अगर वो असल में वो क्या होता है, वो ट्रांजिशन फेज में मूवमेंट होता रहता है, ये कुछ ऐसे मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। sp3, sp2 एंड sp3 ऐसी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ऐसा होता है, ठीक है। ये अम्ब्रेला फ्लिपिंग में ऐसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या करते रहते हैं, अपने आप को फ्लिप करते रहते हैं, अपनी हाइब्रिडाइजेशन बदलते रहते हैं, और इस वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होती है इनकी लॉस होने लगती है, क्योंकि चांसेस 50% क्लॉक की है, 50% एंटी क्लॉक की है। इस फ्लिपिंग को अपन लोग अम्ब्रेला फ्लिपिंग नाम देते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप कायरल सेंटर को समझ पाए होगे, आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ पाए होगे। आपने देखा है कि कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है और कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट टर्न पे वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि आर एन एस क्या होता है और आर एन एस का अपन लोग कैसे कायरल सेंटर में फ़ायदा उठाते हैं, कितने टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस का क्या रोल होता है, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, मीजो कंपाउंड, इड 3O, अभी बहुत कुछ है पढ़ाने को, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना, मेरी बातों का ख्याल रखा, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा कोड याद रखिएगा, धीरेन, दैट इज़ DHIREN, इसी से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस।